गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर में आज मैं आपको पहले दिन आपका क्लास ले रहा हूँ। आई एम सॉरी, कुछ न कुछ व्यस्तताएं रहती थी। मैं आप लोगों को इम्यूनोलॉजी के बारे में पढ़ाऊँगा शुरू में। इसके बाद मेरा कुछ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी है पोर्शन, लेकिन अभी हम लोग इम्यून सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले हम लोग इम्यून सिस्टम क्या है, उसका कंसेप्ट, इसके बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। असीम क्षमता है हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की। किस तरह की बीमारियों से लड़ने की? जो बीमारियां हमारे शरीर में बाहरी रोगाणुओं से, पैथोजेंस की वजह से आती हैं। और हमारे शरीर के बाहर जो हमारा ये इन्वायरमेंट है, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है वो हमारा इन्वायरमेंट है। इसमें लाखों तरह के छोटे छोटे जीव, जिन्हें हम माइक्रोब कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं, वो रहते हैं। लाखों तरह के, हवा में, पानी में। तो ये सारे जो पैथोजेंस हैं, ये हमारे शरीर में हमेशा प्रवेश करने का प्रयास भी करते हैं। क्यों प्रवेश करने का प्रयास करते हैं भाई? क्योंकि उनको भोजन चाहिए। सभी लिविंग बीइंग को भोजन चाहिए, और हर लिविंग बीइंग कहीं ना कहीं दूसरे लिविंग बीइंग से ही भोजन ग्रहण करता है, एक पौधों को छोड़ के, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। बाकी हम जितने जीव जंतु हैं, हम सब कुछ ना कुछ खाते हैं, दूसरे जीवों से लेते हैं। हम एनिमल्स हैं तो या तो हम पेड़ पौधों से अपना भोजन लेते हैं या दूसरे एनिमल से अपना भोजन लेते हैं। तो ये जो माइक्रोब्स हैं, हमारे वातावरण में फलने रहने वाले छोटे छोटे जंतु, जो कि क्या क्या हो सकते हैं? वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, प्रोटोजोअन्स हो सकते हैं, और दूसरे कुछ पैथोजेंस हो सकते हैं। ये सभी हमारे वातावरण से हमारे शरीर में हमेशा प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। हम सांस लेते हैं, उस सांस के द्वारा जाते हैं। भोजन करते हैं, भोजन के द्वारा ये जा सकते हैं। पानी पीते हैं, पानी के द्वारा ये जा सकते हैं। हवा में उड़ रहे हैं, लगातार जाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे शरीर के स्किन के ऊपर, हम कहीं भी अपना स्किन की जांच करें, उसके ऊपर बहुत सारे हमको माइक्रोब्स मिल जाएंगे। और शरीर के अंदर तो तमाम तरह के माइक्रोब्स रहते हैं, एनिमल्स और प्लांट, सभी जिसको हम कहते हैं फौना एंड फ्लोरा ऑफ आवर बॉडी। तो वो तमाम तरह के बैक्टीरिया है और दूसरे एनिमल्स हैं हमारे शरीर के अंदर। इसमें बहुत सारे माइक्रोब ऐसे हैं हमारे शरीर के अंदर और शरीर के बाहर वातावरण में, जो हमें बहुत कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। जो नुकसान पहुंचाते हैं, जो बीमारियां हमारे अंदर लाते हैं, उनको हम पैथोजन कहते हैं। हमारा शरीर किस तरह से इन पैथोजन से घिरा हुआ है और ये हमारे शरीर में लगातार घुसने का कितना प्रयास करते हैं, इसका मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जब भी आपने कभी किसी एनिमल को कहीं मरा हुआ देखा होगा, कोई कुत्ता मर गया कहीं, कोई बिल्ली मर गई, कोई दूसरा बड़ा जानवर इस तरह का कहीं सड़क किनारे, खेत में कहीं मर गया, आप 1-2 दिन तक अगर आपने उसकी डेड बॉडी को नहीं वहाँ से हटाया, तो आप क्या पाते हैं? 2-3 दिन के बाद उसकी बॉडी स्मेल होनी शुरू हो जाती है, वहाँ से स्मेल आने लगता है। क्यों स्मेल आता है? और 2-3 दिन छोड़ दिया जाए तो वो सड़ने लगती है, फिर भीषण स्मेल होता है। और 10-15 दिन, 1 महीने अगर छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे उसकी बॉडी वहीं समाप्त हो जाएगी, कुछ हड्डियाँ वड्डियाँ बच जाएंगी। कैसे ऐसा होता है? इसलिए होता है कि जब वो एनिमल मर जाता है
तो वहाँ वातावरण में रहने वाले तमाम पैथोजेंस, बैक्टीरिया उसके शरीर में प्रवेश करने लगते हैं। तो मरे हुए जीव के शरीर में जब ये पैथोजन प्रवेश करते हैं तो क्या उन पैथोजेंस को पता होता है कि ये एनिमल मर गया है? उन पैथोजेंस को ये पता करने का कोई उनके पास जरिया नहीं है। तो फिर कैसे वो वहाँ प्रवेश कर पाते हैं? वो प्रवेश कर जाते हैं। फ़र्क यही है कि जो मरा हुआ एनिमल है उसके पास उनको रोकने की कोई शक्ति नहीं है। उस मरे हुए एनिमल का इम्यून सिस्टम मर चुका है, डेड हो चुका है, तो वो उनके साथ अब कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। तो जैसे मरे हुए एनिमल के अंदर पैथोजेंस लगातार प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, ठीक वैसे ही हम लिविंग बीइंग्स के भी अंदर पैथोजेंस, माइक्रोब्स लगातार प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। लगातार बिल्कुल वही स्थिति है जैसे मरे हुए एनिमल के चारों तरफ से उसमें पैथोजेंस घुस रहे हैं, हमारे शरीर में भी घुसते हैं, नाक से, मुंह से, कान से, खाने से, पानी से, सांस से, हर चीज़ से। फिर हम कैसे नहीं सड़ जाते हैं, कैसे हमारे में से बदबू नहीं आती है, हम कैसे बचे रहते हैं, फिर भी बहुत हद तक स्वस्थ रहते हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम की देन है। अब प्रकृति ने हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा इम्यून सिस्टम दिया हुआ है जो इन पैथोजेंस से लगातार लड़ता रहता है, उनको मारता रहता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे शरीर के लिए इम्यून सिस्टम कितना ज़रूरी है, और इस इम्यून सिस्टम के बिना हमारी ज़िंदगी घंटे भर भी संभव नहीं हो पाती है। तो द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज़ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट माइक्रोब्स के अगेंस्ट, ये हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है। ये जो इम्यून सिस्टम है ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और स्वस्थ रहने के लिए हम इस इम्यून सिस्टम के द्वारा इन वायरसेस, पैरासिटिक वर्म्स, इन सब से लड़ना ज़रूरी है हमारे इम्यून सिस्टम का। और हमारे इम्यून सिस्टम की एक मुख्य विशेषता है, कि वो बाहरी पैथोजेंस जो बाहर से आ रहे हैं उनके बीच और हमारे शरीर की कोशिकाओं के बीच अंतर करना जानते हैं। भाई बाहर से जो बैक्टीरिया आया वो भी सेल है, हमारा जो अपना हमारे शरीर का सेल है वो भी सेल है। तो हमारा इम्यून सिस्टम एक सेल को मारता है, जो बाहरी सेल आया उसको मारता है, हमारे शरीर के सेल को छोड़ देता है। ये क्षमता उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो पहचान कर सके, डिस्टिंग्विश कर सके हमारे शरीर के सेल और बाहरी सेल में। अब हम आगे देखेंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे कैसे काम करता है, किन किन स्तर पर काम करता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये इम्यून सिस्टम बिल्कुल उसी तरह से है जैसे किसी देश का सुरक्षा तंत्र होता है, उसका प्रतिरक्षा तंत्र होता है, उस देश की जो सुरक्षा व्यवस्था होती है, जैसे हमारे भारत देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है, वैसे ही हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम है। और देश की सुरक्षा व्यवस्था के जितने चरण होते हैं, जितने फेजेस होते हैं, वही सारे फेज हमारे शरीर के सुरक्षा तंत्र के भी हैं। कैसे, हम इसको विधिवत समझेंगे आज। सबसे पहले हमारे देश में सुरक्षा के लिए क्या होता है। वैसे हमारे देश में तो बहुत सारी प्राकृतिक सुरक्षा की प्रणालियां हैं, जैसे समुद्र से 3 तरफ से घिरा हुआ है, और उत्तर में पूरा बहुत ऊंचा हिमालय पर्वत है। तो दीज आर नेचुरल बैरियर्स, दीज आर फिजिकल बैरियर्स। ये फिजिकल बैरियर हैं, अवरोध हैं जिससे कि दुश्मन आसानी से ना आ पाए, और लेकिन ये नेचुरल बैरियर्स है, ये प्रकृति ने बनाया है। इस प्राकृतिक नेचुरल बैरियर से ही काम नहीं चलता है। हमारे पड़ोस में 1-2 बड़े ही खूंखार देश हैं, दुश्मन देश हैं जो परेशान करते हैं,
वहाँ से उनके आतंकवादी आ जाते हैं। तो उसके लिए हमारे देश में क्या है, जगह जगह तार के बाड़ लगाए जाते हैं, तार के बाड़ लगा दिए जाते हैं, जिससे वो कटीले तार के बाड़, जिससे कोई आसानी से अंदर ना आ सके। तो ये मैन मेड फिजिकल बैरियर है। कहने का मतलब कि सबसे पहला काम ये किया जाता है कि भाई कोई बाहर से घुसने ना पाए, फिजिकल बैरियर। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में भी हमारे पास फिजिकल बैरियर हैं कि पहले तो शरीर प्रयास करता है कि बाहर से कोई घुसने ना पाए। तो हमारे शरीर के फिजिकल बैरियर क्या हैं? हमारे शरीर के फिजिकल बैरियर है हमारा ये स्किन, सबसे अच्छा फिजिकल बैरियर है। उसके बाद और कहाँ कहाँ से देखिए प्रवेश कर सकते हैं कीटाणु, रोगाणु? नाक से कर सकते हैं, मुंह से कर सकते हैं, कान से कर सकते हैं, आँख से कर सकते हैं। ये दीज आर नेचुरल ओपनिंग्स ऑफ आवर बॉडी। यहाँ पर विशेष सुरक्षा का प्रबंध किया गया है। कैसे? नाक में क्या है, छोटे छोटे हेयर्स हैं, और क्या है, म्यूकस है, ताकि कोई उसमें घुसे तो वहीं पकड़ लिया जाए। कान में देखिए वैक्स का सेक्रेशन होता है, किस लिए? ताकि वो बाहर से जो चीज़ें जाएं वो चिपक जाएं। मुंह है, मुंह के अंदर गले में भी यहाँ पर म्यूकस लाइनिंग है। दीज आर ऑल फिजिकल बैरियर्स। तो जो भी ओपनिंग्स हैं शरीर की, ओपनिंग्स में विशेष तौर पर फिजिकल बैरियर्स होते हैं। लेकिन उसके बाद हम जानते हैं कि हमारे देश में ये सारे समुद्र और पहाड़ और तार के बाड़ लगने के बावजूद कुछ दुश्मन अंदर प्रवेश कर ही जाते हैं। उनके लिए क्या होता है भाई कि उनके लिए फिर हमारी सेना है। तो सेना भी तुरंत हर समय सेना ही नहीं भिड़ती है घुसने वालों से। उसके दो हिस्से हैं। बाहर एक हिस्सा है जो हमारी देश की सीमा पर लगातार चौकीदारी करता रहे, पहरा देता रहे। वो क्या होता है? वो होता है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में भी इन्नेट इम्यूनिटी है। ये हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इन्नेट इम्यूनिटी। सीमा पर पहरा देती रहती है। कोई दुश्मन आ रहा है उसको तुरंत वहीं मारने का प्रयास करती है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे दुश्मन हैं जो BSF के वश के नहीं होते हैं। वो कहीं ना कहीं से प्रवेश कर जाते हैं चुपके से, या हमारा BSF उनको नहीं रोक पाता है अगर। तो उसके लिए फिर हमारे देश के पास पूरी सेना है, उसके अलग अलग विंग है, एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है। तो उसी तरह से जो दुश्मन हमारे शरीर के, जिन्हें इन्नेट इम्यूनिटी नहीं रोक पाती है, अंदर घुस जाते हैं वो दुश्मन, उनके लिए बड़ी वाली सेना है, एडेप्टिव इम्यूनिटी है। एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या है, किसके इक्विवेलेंट है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF के। और एडेप्टिव इम्यूनिटी पूरी की पूरी सेना है। तो फिजिकल बैरियर्स में क्या क्या होते हैं एक बार फिर से आप देख लीजिए। स्किन है, स्किन में हमारे एपिथेलियल सेल्स हैं। ये फिजिकल बैरियर्स जो हैं ये डिफेंस का काम करते हैं एक्सटर्नल माइक्रोब्स के अगेंस्ट। और इसमें देखिए, मैं उस समय बताना भूल गया था, हमारे स्किन में देखिए जो सुरक्षा के और इसमें तरीके अपनाए गए हैं, वो ये सेक्रेशंस हैं। जैसे स्किन से क्या निकलता है? स्वेट। ये एक नेचुरल बैरियर है बाहर से आने वालों को, क्योंकि स्किन में ये जहाँ से हमारे हेयर्स हैं वहाँ कुछ होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, तो उन पोर्स से ये स्वेट निकलते रहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें सेलाइन होता है, तो इससे माइक्रोब अंदर नहीं जा पाते हैं। आँखें हैं, उसमें से टीयर, आंसू निकलता है, हमेशा थोड़ा बहुत आंसू रहता है उसमें। इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो माइक्रोब को आँख के अंदर नहीं जाने देते हैं। मुंह में सलाइवा है, पेट के अंदर मुंह से अगर कोई चला गया तो गैस्ट्रिक जूस है। इन सभी चीज़ों में कुछ एंजाइम्स होते हैं या छोटे छोटे पेप्टाइड्स होते हैं। दीज आर ऑल बैरियर्स विच रेजिस्ट द एंट्री ऑफ पैथोजेंस इनटू आवर बॉडी। यहाँ कुछ समरी दी गई है। आँख, कान, मुंह, स्किन, इन सब में कैसे कैसे सुरक्षा तंत्र हैं। आँख में लैक्राइमल ग्लैंड्स हैं जिनसे हमारे टीयर निकलते हैं। लैक्राइमल ग्लैंड में ये चीज़ें पाई जाती हैं। लैक्राइमल ग्लैंड से जो सेक्रेशन होता है, यानी आंसू में लाइसोजाइम्स
इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ये पाया जाता है। कान में सेबेशियस ग्लैंड्स हैं जिनसे वैक्स का सेक्रेशन होता है, वैक्सी सेक्रेशन, इसमें भी लाइसोजाइम है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी है। मुंह में सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, उसमें एंजाइम्स होते हैं जो बाहरी पैथोजन को आसानी से नहीं जाने देंगे। स्किन में स्वेट ग्लैंड्स है, सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, इनसे भी ये सारी चीज़ें सिक्रेट होती हैं। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि उस फिजिकल बैरियर के होते हुए भी कुछ पैथोजन उसको चकमा दे जाते हैं, डिफाई कर जाते हैं और शरीर के अंदर घुस जाते हैं। तो क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम अब उनसे निपटता है। आवर इम्यून सिस्टम डील्स विद देम। हमारे इम्यून सिस्टम के जो मुख्य सैनिक हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव्स, वो वाइट ब्लड सेल्स हैं। ये एक समझ जाइए कि अब यह जो आप पूरा इम्यून सिस्टम पढ़ रहे हैं, इस पूरे इम्यून सिस्टम की बुनियाद किस चीज़ पर टिकी है? हमारे ब्लड के वाइट ब्लड सेल्स पर। जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन कैरी करने का काम करते हैं, लेकिन जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वही हमारे पूरे के पूरे प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम के बेस हैं, फाउंडेशन हैं। तो हमारा इम्यून सिस्टम, जो मेन इम्यून सिस्टम है, ये फिर दो हिस्सों में बटा हुआ है, इन्नेट इम्यूनिटी और एडेप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या है, हमने आपको बताया था अभी। दिस इज इक्विवेलेंट टू बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, BSF ऑफ अ कंट्री। ये हमारे शरीर के BSF हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। इनकी क्या विशेषता है? ये इनबॉर्न है, यानी ये पैदाइशी हमें मिले हैं। पैदा होने के बाद हमारे शरीर को इसको डेवलप नहीं करना पड़ा, ये हमें बाई बर्थ मिला हुआ है। क्विक होता है ये, जब कोई दुश्मन आता है तो बड़ी तेज़ी से ये रिएक्ट करता है, लेकिन लेस स्पेसिफिक है। लेस स्पेसिफिक का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ये इसमें विशेषता नहीं है, यानी एक ही तरह के लगभग सब BSF वालों के पास हथियार है। तो हमारे इन्नेट इम्यूनिटी क्या है? हमारे शरीर का एक तरह से BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, पैदाइशी मिला है। इसकी अच्छाई क्या है? क्विक है। और इसकी कमी क्या है? लेस स्पेसिफिक है। दूसरा है एडेप्टिव इम्यूनिटी। ये हम अडैप्ट करते हैं, ये हम अडैप्ट करते हैं, यानी जब हम पैदा होने के बाद हमारा शरीर धीरे धीरे इसको विकसित करता है, तो ये डेवलप होता है, हम इसको अडैप्ट करते हैं। इसकी कमी यह है कि ये डिलेड है। जो इसके में अच्छाई थी, नेट में ये क्विक था, लेकिन एडेप्टिव क्या है? थोड़ा डिलेड है, समय लगता है। लेकिन जो इसकी कमी थी कि ये लेस स्पेसिफिक था ना, इन्नेट लेस स्पेसिफिक था। एडेप्टिव क्या है? हाईली स्पेसिफिक है। हाईली स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि जैसे हमारी सेना क्या करती है, तुम हवाई जहाज़ लेकर आओगे तो हमारा एयरफोर्स हवाई जहाज़ से तुमको मारेगा। तुम ज़मीन पर टैंक लेके आओगे तो हमारी आर्मी टैंक लेकर जाएगी। तुम पानी के जहाज़ से हमला करोगे तो हमारी नेवी पानी के जहाज़ से जवाब देगी। तो जो हमारी ये सेनाएं हैं ये हाईली स्पेसिफिक होती हैं। उसी तरह से एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है ये बिल्कुल हमारे मिलिट्री के इक्विवेलेंट है, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसके इक्विवेलेंट है ये। अब जैसे जो हमारी आर्मी होती है, एयरफोर्स है या आर्मी है, नेवी है, ये भी थोड़ी डिलेड होती है, तुरंत ही नहीं अटैक करती है। इसको अटैक करने में समय लगता है। क्यों समय लगता है? क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर्स इसको चाहिए। इसको चाहिए अपने आर्मी चीफ से ऑर्डर, एयर मार्शल से ऑर्डर, और उन लोगों को ऑर्डर चाहिए रक्षा मंत्री से, रक्षा मंत्री को प्रधानमंत्री से। तो कई लेवल पर ऑर्डर्स की ज़रूरत होती है, इसलिए थोड़ा डिलेड होता है हमारी जो सेनाओं का जवाब होता है। और ठीक उसी तरह से हमारे शरीर का भी एडेप्टिव इम्यूनिटी थोड़ा डिलेड होता है, लेकिन हाईली स्पेसिफिक होता है, बिल्कुल उसी सेना की तरह। तो हम समझते हैं, आप इन्नेट और एडेप्टिव में अंतर समझ गए होंगे। इन्नेट बहुत सिंपल है, सिंपल, इसमें सैनिक हैं,
सिंपल हथियार है। बीएसएफ वालों के पास, सबके पास लगभग एक ही तरह की बंदूकें हैं। बीएसएफ वालों के पास कोई टैंक नहीं होता है, हवाई जहाज़ नहीं होता है। उसी तरह से हमारी इनेट इम्यूनिटी है, एक तरह के बंदूक से काम करती है, बड़ी तेज़ रिस्पांस करती है। इसका काम ही है सीमा पर निगरानी रखना। कोई उधर से दिखा आते हुए तो तुरंत गोली चलाएगी। है क्विक है लेकिन लेस स्पेसिफिक है। एडेप्टिव इम्यूनिटी डिलेड है लेकिन हाईली स्पेसिफिक है। अब ये इनेट और एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का थोड़ा कंपैरिजन यहाँ पर दिखाया गया है। इनेट जो कि बीएसएफ के इक्विवेलेंट है, वो उसमें क्या क्या वो कर सकता है। इसमें हमारे नाक मुंह के पास जैसे बैक्टीरिया किलिंग सब्सटेंसेस हैं, स्किन है हमारी, और हमारे आंतों में भी ये जो म्यूकस सिस्टम है ये भी इनेट इम्यूनिटी का हिस्सा है। ठीक है, ये सब फर्स्ट अटैक यही करता है किसी दुश्मन पर। लेकिन जो एडेप्टिव इम्यूनिटी है ये हमारे डिफेंस सेल्स हमारे ब्लड के द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें बी लिम्फोसाइट, एंटीबॉडीज़ और ये सब चीज़ें, इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनेट को भी और एडेप्टिव को भी, धीरे धीरे एक एक लेक्चर में। यहाँ भी वही थोड़ा सा कंपैरिजन दिखाया गया है, इनेट वर्सेस एडेप्टिव का। ठीक है, तो इधर ये इनेट है, ये इनेट के सेल्स हैं, कौन कौन से सेल्स इसमें काम करते हैं, कौन कौन से एडेप्टिव सिस्टम में सेल्स काम करते हैं। और यहाँ ये भी दिखाया गया है कि कुछ दोनों में ओवरलैपिंग हिस्सा है यानी कुछ ऐसे हथियार हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो दोनों के द्वारा इस्तेमाल होते हैं, इनेट के द्वारा भी और एडेप्टिव के द्वारा भी। सो दिस इज़ द ओवरलैपिंग जोन। अब हम लोग फिर इनेट इम्यूनिटी के बारे में बात करें। इनेट इम्यूनिटी आप समझ चुके हैं, इट वर्क्स रैपिडली बट लेस स्पेसिफिक। इट वर्क्स बिफोर द एडेप्टिव इम्यूनिटी डेवलप्स। ये एडेप्टिव इम्यूनिटी अभी डेवलप हो उसके पहले ही ये काम शुरू कर देता है। बीएसएफ है ना, अभी आर्मी अंदर तैयारी कर रही है, तब तक बीएसएफ ने काम शुरू कर दिया। उसी तरह से इनेट काम शुरू कर देता है एडेप्टिव के पहले ही। इनेट इम्यूनिटी में होता क्या है, जैसे बीएसएफ में क्या है भाई, सैनिक हैं और उनके पास हथियार है, बंदूक है, बंदूकों में गोली है, कारतूस है। उसी तरह से इनेट का भी कुछ होना चाहिए। उनके पास भी सेल्स हैं और उनके पास सेल्स हैं, ये सैनिक हो गए। और हथियार क्या हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं। इनेट इम्यूनिटी के सैनिक कौन है, कुछ सेल्स हैं। हथियार क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इट इज़ कंपेरेबल टू द बीएसएफ ऑफ अ कंट्री। कौन कौन से सैनिक हैं भाई इनेट इम्यूनिटी के पास, कौन कौन से सेल्स हैं यानी सैनिक हैं। फैगोसाइट्स हैं, ये एक तरह के WBC हैं, ईटिंग सेल्स, न्यूट्रोफिल्स ये जनरली होते हैं फैगोसाइट्स, जो पेट्रोल द स्ट्रीम घूमते रहते हैं हमारे ब्लड में, टिश्यूज़ में। मोनोसाइट्स भी फैगोसाइट्स हो सकते हैं। ठीक ना, जब ये मोनोसाइट्स टिश्यू में से पाए जाते हैं तो अभी हम उन्हें मैक्रोफेज कहते हैं। तो ये सब क्या हुआ, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, मैक्रोफेज, ये सब एक तरह के WBC हैं। ठीक ना, फैगोसाइट्स जो हैं वो तो न्यूट्रोफिल्स हो गए और मैक्रोफेजेस क्या है, ये मोनोसाइट्स हैं। तो ये सब WBC जो इनेट इम्यूनिटी के ये सैनिक हैं, नेचुरल किलर सेल्स, ये दूसरे तरह के सैनिक हैं। ये क्या हैं, ये लार्ज ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट्स हैं। लार्ज ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट्स जो टिश्यू और ब्लड में पाए जाते हैं, ये भी एक तरह के सैनिक हैं। इनका विशेष काम है, आगे हम लोग देखेंगे। डेंड्राइटिक सेल्स अगले हैं, डेंड्राइटिक सेल्स ये स्किन और लिम्फॉइड टिश्यूज़ में पाए जाते हैं, स्किन और लिम्फॉइड टिश्यूज़ में। और दूसरे सेल्स जो हैं वो और यूसिनोफिल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, ये भी हमारे सैनिक हैं। नेचुरल किलर सेल्स, इनका विशेष काम है, दे आर सर्चिंग फॉर चेंज्ड बॉडी सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स आर सर्चिंग फॉर चेंज्ड बॉडी सेल्स, यानी ऐसे हमारे ही अपने शरीर के ऐसे कोशिकाओं की ये पहचान करते हैं जिनका आकार कुछ बदल रहा है। क्यों, क्योंकि आकार बदल रहा है, इसका मतलब उनके साथ कुछ समस्या है। क्या समस्या है या तो उनके अंदर कोई वायरस घुस गया है इसलिए उनका आकार बदल रहा है, या वो सेल ट्यूमरस हो रहे हैं इसलिए उनका आकार बदल रहा है, कैंसर की संभावना है। तो ये नेचुरल किलर सेल्स उन सेल्स हमारे अपने ही शरीर के उन कोशिकाओं को मारने का प्रयास करते हैं
जिनकी संरचना में कुछ बदलाव आ रहा है, बाहरी संरचना आकार में बदलाव आ रहा है, उनको ये नेचुरल किलर सेल्स मारने का प्रयास करते हैं। और नेचुरल किलर सेल्स होते क्या हैं, यहाँ आपने देखा था, नेचुरल किलर सेल्स लार्ज ग्रैन्युलर लिम्फोसाइट्स होते हैं। अब इनेट इम्यूनिटी के मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे एक प्रमुख मॉलिक्यूल्स का सिस्टम है जिसे हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है, समझ लीजिए इसको। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का एक समूह है जिनका नाम C1 से C9 तक रखा गया है। 9 तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, C1 से लेकर C9 तक ब्लड में पाए जाते हैं। सिंथेसिस कहाँ इनकी होती है, हमारे लीवर में। दे आर सिंथेसाइज्ड इन आवर लीवर। दूसरे तरह के कैसे ये काम करते हैं इसको हम लोग आगे देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। दूसरे तरह के जो फेज हैं मॉलिक्यूल्स, ये एक्यूट फेज प्रोटीन्स हैं। व्हाट आर दीज एक्यूट फेज प्रोटीन्स? दीज आर प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये प्लाज्मा में हमारे पाए जाने वाले प्रोटीन्स हैं, ये भी लीवर में बनते हैं, है ना। और इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स, सीरम एमाइलॉइड प्रोटीन्स। ये सब क्या करते हैं, ये इस ऊपर वाले कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, इन्हांस कर देते हैं। और तीसरे एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं साइटोकाइंस, जिन्हें हम इंटरफेरॉन्स कहते हैं। ये हमारा वायरस से प्रोटेक्शन करते हैं, साइटोकाइंस। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है भाई? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक बायोकेमिकल कैस्केड कहते हैं, चेन रिएक्शन जैसी चीज़ को हम कैस्केड कहते हैं। ये मॉलिक्यूल्स ये फॉरेन सेल्स के सरफेस पर अटैक करते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जिसमें आपने जाना कि 9 तरह के प्रोटीन होते हैं, C1 से लेकर C9 तक। ये मिलकर क्या करते हैं कि जो बाहरी सेल कोई आया, पैथोजन आया, उस पर अटैक करते हैं, उसके सरफेस को तोड़ देते हैं, उसमें उनको मार डालते हैं। होते तो कुल इसमें लगभग 20 प्रोटीन हैं, लेकिन उनका नाम C1 to C9 ही है। तो ये करते क्या हैं कि उन माइक्रोब के ऊपर, जो बाहर से माइक्रोब आए, उनके शरीर के ऊपर पाए जाने वाले किसी कार्बोहाइड्रेट या किसी और मॉलिक्यूल की वजह से उसको पहचान लेते हैं कि ये बाहरी है। उसके बाद एक चेन रिएक्शन शुरू करते हैं जिसमें कि कई मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से एक्टिवेट होते जाते हैं और अंत में उस पैथोजन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पंक्चर कर देते हैं, रप्चर कर देते हैं। कैसे? ऐसे देखिए, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को शॉर्ट में यहाँ दिखाया गया है। ये एक माइक्रोब आया शरीर में हमारे, तो इस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के काम करने के 3 रास्ते हैं। पहले हम बीच वाला रास्ता देखेंगे जिसको हम क्लासिकल पाथवे कहते हैं। ये एक माइक्रोब आया हमारे शरीर में, कहिए माइक्रोब आया। इस माइक्रोब से आप देख रहे हैं कि हमारे शरीर में इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बने और एंटीबॉडीज़ ने इसके साथ बाइंड कर लिया। ये माइक्रोब है और यहाँ एंटीबॉडीज़ ने इसके साथ बाइंड कर लिया। अब जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम देखता है कि अच्छा कोई ऐसा सेल है जिसको एंटीबॉडीज़ ने बाइंड कर लिया है, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अब एक्टिवेट हो जाता है और C3 इसके साथ आकर बाइंड कर लेता है। C3 का भी 2 हिस्से होते हैं, C3A और C3B। तो इससे C3B आकर यहाँ पर इसने बाइंड कर लिया। C3 जो है की मॉलिक्यूल होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में, और जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये आगे के और मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट करता है जो कि उस पैथोजन को मारने का काम करते हैं 3 तरीके, वो भी फिर 3 तरीके से। कैसे कैसे? या तो फैगोसाइटोसिस के द्वारा, यानी ये पैथोजन था, इसके ऊपर ये C3 ने बाइंड कर लिया, तो C3 ने बाइंड किया तो एक फैगोसाइट आया। फैगोसाइट के लिए ये इंडिकेशन है
कि अच्छा इसके साथ C3 बाइंड किया है, मतलब कि हमको इसको खा लेना है, तो ये खा जाएगा फैगोसाइट पूरा इस सिस्टम को। दूसरा तरीका होता है लाइसिस का, यानी C3 जो है कॉम्प्लीमेंट का मॉलिक्यूल, इसने दूसरे मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट किया और सारे ने मिलके इस माइक्रोब के सरफेस पर पंक्चर कर दिया और इस माइक्रोब को तोड़ दिया। या तीसरा तरीका होता है कि उस माइक्रोब का इन्फ्लेमेशन के द्वारा उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए। अब यहाँ जो क्लासिकल पाथवे आप लोगों ने देखा, इस क्लासिकल पाथवे के अलावा दो और पाथवे हैं, अल्टरनेटिव पाथवे और लेक्टिन पाथवे। अल्टरनेटिव पाथवे में क्या होता है कि माइक्रोब आया और अभी किसी एंटीबॉडी ने बाइंड नहीं किया है, लेकिन इस माइक्रोब के सरफेस पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिन मॉलिक्यूल से प्रेरित होकर ये C3b अपने आप एक्टिवेट हो जाता है बिना एंटीबॉडी के। यानी इस पाथवे में एंटीबॉडी की ज़रूरत नहीं है, और एंटीबॉडी का काम कौन कर रहा है? इसके शरीर पर मौजूद कुछ मॉलिक्यूल्स। तीसरा पाथवे एक लेक्टिन पाथवे है। इसमें क्या होता है कि इस माइक्रोब के शरीर पर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनसे कुछ हमारे शरीर के दूसरे मॉलिक्यूल्स, मैनोज जैसे मॉलिक्यूल्स जाकर बाइंड कर लेते हैं, और ये मैनोज ने अगर बाइंड कर लिया, इसका मतलब है कि अब C3 इसी को देखकर एक्टिवेट हो जाएगा और आगे का इन तीनों में से किसी एक रास्ते के द्वारा इस माइक्रोब को समाप्त करने का प्रयास करेगा। तो ये हमारा इम्यून सिस्टम का एक इंट्रोडक्शन हुआ, और पहला इम्यून सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट है यानी इन्नेट इम्यूनिटी, इसके बारे में आप लोगों ने जाना। और अब इसके बाद हम लोग इसके सेकंड पार्ट के, इम्यूनिटी के सेकंड पार्ट के बारे में जानेंगे। कई पार्ट्स में ये लेक्चर होगा, अभी आज हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। तो सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि जो हमारा एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, इसके पहले अब तक हम लोगों ने इन्नेट इम्यूनिटी देखा, उसके सेल्स और मॉलिक्यूल्स को देखा। अब हम लोग देखेंगे यहाँ कि हमारे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में जो दूसरी जो मेन इम्यून सिस्टम है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत आज जानेंगे, और ये देखेंगे कि उसके सैनिक और हथियार क्या हैं। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम ये कौन सा इम्यून सिस्टम है? ये वो है जो डिलेड है, जो हमारी मुख्य बड़ी सेना, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, उसके जो इक्विवेलेंट है, ये एडेप्टिव इम्यून सिस्टम है। ठीक है। और इनेट क्या था? BSF के इक्विवेलेंट था। तो इस एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई इसमें सैनिक कौन है, लड़ने वाले कौन है, यानी ऑर्गेन्स, उनके हथियार क्या हैं, यानी उनके सेल्स और मॉलिक्यूल्स। तो हम ऑर्गेन्स एंड सेल्स ऑफ एडेप्टिव इम्यून सिस्टम देखेंगे। तो सबसे पहले इस एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में आने वाले कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग जान जाए। कौन कौन से टर्म्स इसमें इस्तेमाल होते हैं? सबसे पहले एंटीजेंस इस्तेमाल होते हैं। एंटीजेंस क्या हैं? बाहर से आने वाले जो वो माइक्रोब्स हैं, जनरली हम उनको एंटीजन कहते हैं, लेकिन एंटीजन उनके शरीर के कुछ विशेष भाग हैं। वो भाग हैं जिनसे हमारा इम्यून सिस्टम पहचानता है कि अच्छा ये तो बाहरी है। जैसे एक बैक्टीरिया आया, एक प्रोटोजोवन आ गया, अमीबा आ गया, पैरामीशियम आ गया, तो ज़रूरी नहीं कि उसके पूरे शरीर को देख के समझेगा कि ये हमारा ये बाहरी है। उसके शरीर के कुछ विशेष हिस्सों को देख के समझता है हमारा इम्यून सिस्टम कि ये बाहरी है। तो उसके शरीर के वो बाहरी विशेष हिस्से जिनसे कि हमारा इम्यून सिस्टम उनको फ़ॉरेन पहचानता है कि ये फ़ॉरेन हैं, विदेशी हैं, उसको हम एंटीजन कहते हैं। एंटीजन में कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें प्रोटीन्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, लिपिड हो सकते हैं। अब एंटीजन्स कुछ बड़े पार्ट होते हैं। कोई बैक्टीरिया आया, उसके शरीर का एक बड़ा हिस्सा एंटीजन का काम करता है। एंटीजन क्या है उसको आप दूसरे शब्दों में समझ लीजिए कि एंटीजन वो चीज़ है जो हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को
पैदा कर सके, हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोवोक कर सके, ठीक है, जगा सके हमारे इम्यून सिस्टम को। जैसे कोई बैक्टीरिया है तो ज़रूरी नहीं है कि हम उस पूरे बैक्टीरिया हमारे शरीर में है तभी इम्यून सिस्टम काम करेगा उसके अगेंस्ट। उस बैक्टीरिया का कुछ हिस्सा काट के हम अगर डाल दें, वो हिस्सा जो कि एंटीजन है, तो भी हमारे उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम काम करेगा, ठीक है। तो एंटीजन ये हो गया। आप पूरे बैक्टीरिया को भी एंटीजन कह सकते हैं, लेकिन जनरली बैक्टीरिया, प्रोटोजोन ये जो आते हैं उनके शरीर के कुछ विशेष हिस्से एंटीजन कहलाते हैं। अब एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, ये जो एंटीजन है पूरा किसी बैक्टीरिया का एक हिस्सा है, उसके छोटे छोटे हिस्से भी हम उनको अलग कर सकते हैं और उनका नाम एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है। क्या है भाई? एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट ये एंटीजन के ही छोटे छोटे हिस्से हैं, लेकिन ये वो हिस्से हैं, सबसे छोटे हिस्से हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट, जिनसे कि एंटीबॉडी जाकर बाइंड कर सके, ठीक है। जैसे ये पूरा एक माइक्रोब आया, हमारा हाथ जो है ये पूरा माइक्रोब है, ठीक है, हथेली पूरी। ये जो हमारा बीच का हिस्सा है ये एंटीजन है, यानी यही वो हिस्सा है जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम पहचानता है कि ये तो बाहरी है। अब इसमें ये एक हिस्सा है जिससे एंटीबॉडी बाइंड करते हैं, ये बीच वाला हिस्सा है जिससे एंटीबॉडी बाइंड करते हैं, ये हिस्सा है जिससे भी एंटीबॉडी बाइंड करते हैं। तो ये तीनों जो है ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट हो गए, ठीक है। ये पूरा माइक्रोब, ये बीच की हथेली, हथेली का बीच का हिस्सा एंटीजन, और ये अलग अलग हिस्से, तीन हिस्से अगर इससे अलग अलग एंटीबॉडी बाइंड कर सकता है तो ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट हो गए। इम्यूनोजेंस, इम्यूनोजेंस क्या है? ये बाहर से आने वाले वो मॉलिक्यूल हैं जो हमारे शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स पैदा कर सकते हैं। इम्यूनोजेंस यानी क्या है भाई? अब इसको पीछे से समझा जाए। एंटीजन समझ गए, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट समझ गए। तो ये जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है, इस हिस्से में तीन हमने बताया कि ये है जैसे, तो इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे ना, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनके कारण इम्यून सिस्टम हमारा एलिसिट हो रहा है। तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन मॉलिक्यूल्स को इम्यूनोजेंस कहेंगे। यानी ये पूरी हथेली उंगलियों सहित एंटीजन हो गया। इस हिस्से से मान लीजिए कि इम्यून सिस्टम वास्तव में जनरेट हो रहा है, इतना अगर हम काट के ही भी शरीर में डाल दें तो इम्यून सिस्टम रिस्पांस देने लगा, तो ये एंटीजन हो गया। इसमें जिस जिस हिस्से से एंटीबॉडी बाइंड कर रहे हैं वो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट हो गए। और एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट में जो जो मॉलिक्यूल हैं जिनकी वजह से इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रहा है वो इम्यूनोजेंस हो गए, ठीक। अब देखिए, अब एक और टर्म आता है हैप्टेन। हैप्टेन क्या है भाई? हमने आपको बताया कि ये हिस्सा एंटीजन है और ये इसके तीन हिस्से, एक ऊपर वाला, एक बीच वाला और एक नीचे वाला, ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है, ठीक, एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है। तो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट ही को हैप्टेन भी हम कहते हैं। फ़र्क ये है कि एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट ये तब कहलाते हैं कि जब एक साथ हैं, पूरे एंटीजन में साथ हैं। लेकिन इतना हिस्सा अगर हम काट के अलग कर दें, सिर्फ इतना हिस्सा, तो ये एंटीजेनिक हैप्टेन कहलाएगा। लेकिन हैप्टेन सिर्फ अलग से इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पांस पैदा नहीं कर पाता है। ध्यान दीजिए, यही एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है, यही हैप्टेन है। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कब कहेंगे? जब ये पूरे एंटीजन का हिस्सा है, इसमें सारे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट हैं, तब ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहलाएगा। तीनों को काट के अलग कर दिया हमने, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, तो ये क्या कहलाएंगे? तीनों अलग अलग फिर हैप्टेन कहलाएंगे। और जब अलग कर दिए, हैप्टेन बन गए, तब वो इम्यून सिस्टम जनरेट नहीं कर पाएंगे, इम्यून सिस्टम उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं करेगा भाई? साथ में थे, तीनों तो कर रहा था। इसलिए कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा साइज़ भी देखता है, कुछ पर्टिकुलर साइज़ भी होनी चाहिए। जब ये पहली बार एंटीजन आया तो इतना बड़ा था, ठीक, तो सारे एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट के अगेंस्ट इसने रिस्पॉन्ड किया। अब क्या हो रहा है कि हमने इसको काट दिया 3 टुकड़े में, तो हमारा इम्यून सिस्टम देख रहा है कि भाई तो बड़ा छोटा सा है ना,
तो जैसे मान लीजिए पाकिस्तान साइड से कोई बच्चा आ रहा है, तो अब बच्चे पर थोड़ी हमारे बीएसएफ या हमारी जो सेना है वो गोली चलाती है, साइज़ देखती है कि भाई इतना छोटा बच्चा है। उसी तरह से हमारा इम्यून सिस्टम एकदम एक छोटा मॉलिक्यूल आता है तो उसको ओवरलुक कर जाता है, उस पर ध्यान ही नहीं देता है कि ये भी दुश्मन है। तो हैप्टेन और कुछ नहीं है, इंडिविजुअल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है, एक सिंगल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है जो इम्यून रिस्पांस जनरेट नहीं कर सकता है। और इसके बाद अंत में एंटीबॉडीज़, ये क्या हैं? ये उन बाहर से आने वाले एंटीजन के अगेंस्ट हमारे शरीर में जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उनसे लड़ने के लिए ये एंटीबॉडीज़ हैं। अब ऑर्गेन्स एंड सेल्स ऑफ एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गेन्स और सेल्स हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें लिम्फॉइड ऑर्गेन्स हैं। लिम्फॉइड ऑर्गेन्स क्या हैं? ये वो ऑर्गेन हैं जो लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करते हैं और प्रोसेस करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और उनको बड़ा करते हैं, ग्रो करते हैं। ध्यान दें पहले कि हम लोगों ने वाइट ब्लड सेल्स की बात की। 5 तरह के वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो उसमें जो लिम्फोसाइट है, अब एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में सबसे बड़ा रोल लिम्फोसाइट का है। क्यों? क्योंकि लिम्फोसाइट से ही एंटीबॉडीज़ बनेंगे, लिम्फोसाइट से ही एंटीबॉडीज़ बनेंगे और यही मुख्य हथियार है पैथोजन से लड़ने का। तो ये लिम्फोसाइट सीधे सीधे लिम्फोसाइट ही नहीं होते हैं, उनके पहले उनके प्रिकर्सर सेल होते हैं, उनके पूर्वज होते हैं, लिम्फोब्लास्ट होते हैं, प्राइमरी लिम्फोसाइट्स होते हैं, है ना, लिम्फोसाइट्स होते हैं। फिर इनसे और आगे दूसरे सेल्स बनते हैं, प्लाज्मा सेल, मेमोरी सेल, पूरी इनकी चेन होती है लिम्फोसाइट्स की। तो ये सारे लिम्फोसाइट्स की स्टेजेस कहाँ बन रहे हैं, कहाँ मैच्योर हो रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, वो सब हम उन सभी को ऑर्गेन्स को हम क्या कहते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गेन्स। ठीक है, जहाँ लिम्फोसाइट बने, जहाँ प्रोसेस हो, उनको हम लिम्फॉइड ऑर्गेन्स कहते हैं। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म अभी इम्ब्रियो है, भ्रूण है बिल्कुल, तो उसमें लिम्फॉइड ऑर्गेन क्या होगा? भाई वहाँ तो सारे ऑर्गेन बने नहीं हैं, तो वहाँ जो योक सैक है वो उसका लिम्फॉइड ऑर्गेन है। इम्ब्रियो थोड़ा बड़ा हुआ, फीटस बना, उसमें लिम्फॉइड ऑर्गेन क्या है? उसका जो फीटल लीवर है वो उसका लिम्फॉइड ऑर्गेन है। लेकिन जब वो एडल्ट बन गया, हमारे आप में जैसे, तो क्या लिम्फॉइड ऑर्गेन्स हैं भाई? अब हम अपने लिम्फॉइड ऑर्गेन्स को 2 क्लासेस में बांट सकते हैं, ए प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गेन्स एंड बी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गेन्स। सेकेंडरी को ही हम पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गेन्स भी कहते हैं। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गेन्स क्या हैं? ये वो हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गेन्स वो ऑर्गेन्स हैं जहां हमारे लिम्फोसाइट्स पैदा होते हैं और प्रोसेस होते हैं, पैदा होते हैं और प्रोसेस होते हैं। यानी लिम्फोसाइट्स की जन्मभूमि क्या कहलाती है? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गेन। अब दूसरे हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गेन। ये वो जगह है, वो ऑर्गेन है जहाँ पर हमारे लिम्फॉइड ऑर्गेन, हमारे लिम्फोसाइट्स अपना कार्य करते हैं, युद्ध करते हैं, उनसे पैदा होने वाले सेल्स युद्ध करते हैं, ठीक है, दुश्मन से। तो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गेन्स उनकी कर्म भूमि है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गेन क्या है? लिम्फोसाइट्स की जन्मभूमि, और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गेन्स लिम्फोसाइट्स की कर्म भूमि। ठीक है, आगे चलें। यहाँ पर एक चित्र में दिखाया गया है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गेन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गेन एडल्ट एक ऑर्गेनिज्म में। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गेन एडल्ट में मुख्य रूप से 2 हैं, बोन मैरो और थाइमस। और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गेन लिम्फ नोड हैं, स्प्लीन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पेयर्स पैचेस हैं, लिम्फ नोड्स हैं, ये सेकेंडरी। तो प्राइमरी वो हैं जहाँ बोन मैरो पैदा हुए, प्राइमरी वो हैं जहाँ लिम्फोसाइट पैदा हुए, प्रोसेस हुए, बड़े हुए, और सेकेंडरी वो हैं जहाँ वो काम कर रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद ये है डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में लिम्फॉइड ऑर्गेन्स, सब में थोड़े थोड़े भिन्न हो सकते हैं। जैसे बर्ड में
बोन मैरो नहीं एक्ट होता है तो वहाँ पर बर्सा फैब्रिशियस है। इसी तरह से सब वर्टिब्रेट्स में आप इनको देख लेंगे। यहाँ पर फिर से दिखाया गया उसी चीज़ को। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन हम लोगों में बोन मैरो है, थाइमस है, और बर्ड में बर्सा ऑफ फैब्रिशियस है, जहाँ पर लिम्फोसाइट्स पैदा होते हैं, प्रोसेस होते हैं। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जहाँ लिम्फोसाइट्स काम करते हैं, लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, वो है लिम्फ नोड, स्प्लीन, माल्ट। माल्ट क्या है? हमारे एलिमेंट्री कैनाल में म्यूकोसा होता है, उससे म्यूकोसा से जुड़े हुए लिम्फॉइड टिश्यूज़ होते हैं, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज़, इसको माल्ट कहते हैं। हमारा टॉन्सिल है, अपेंडिक्स है, स्किन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। दीज आर ऑल सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। यहाँ क्या होता है? यहाँ पर पैथोजन से लड़ाई होती है वास्तव में लिम्फोसाइट्स की। और प्राइमरी कौन है? जहाँ पर लिम्फोसाइट्स पैदा होते हैं और बड़े होते हैं। फिर यहाँ पर वही ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम दिखाया गया है। ये लिम्फ नोड्स हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये दिखाया गया है। अब सेल्स ऑफ एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, वो तो ऑर्गन्स हो गए इसके पहले, अब ऑर्गन में सेल होंगे जो कि काम कर रहे हैं। तो सेल्स ऑफ एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में इन सेल्स को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स, ICC, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के सेल्स को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सा? इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। ये क्या है? ये वो हैं जो सीधे सीधे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। ICC वो हैं जो सीधे सीधे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये लिम्फोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट्स के विभिन्न स्टेजेस हैं, ध्यान दीजिए। ICC और कुछ नहीं है, दीज आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लिम्फोसाइट्स, आगे हम देखेंगे। और दूसरे एसेसरी सेल्स हैं जो कि इनकी मदद करते हैं। सिर्फ एसेसरी सेल्स कौन है? जो ICC की मदद करते हैं। ICC कौन कौन से हैं भाई? लिम्फोब्लास्ट, ये लिम्फोसाइट के पूर्वज हैं, इन्हीं से लिम्फोसाइट बनते हैं। उसके बाद फिर लिम्फोसाइट क्या बनाते हैं? लिम्फोसाइट से आगे चल के T लिम्फोसाइट बनते हैं और B लिम्फोसाइट बनते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट दो तरह के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, T लिम्फोसाइट और B लिम्फोसाइट। सब डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। These are different types of blood cells, monocytes, lymphocytes, neutrophil, eosinophils, etc. अब अच्छा ICC ही चल रहा था। हाँ, ICC में अभी ये लिम्फोसाइट्स के आगे के सेल्स हैं। ये जैसे B लिम्फोसाइट है तो B लिम्फोसाइट्स फिर डिवाइड होकर प्लाज्मा सेल बनाता है और मेमोरी सेल बनाता है। प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल बनाता है। कहाँ से बनते हैं ये? B लिम्फोसाइट से। इन सब का पूरा डिटेल मैकेनिज्म हम लोग आगे पढ़ेंगे। एसेसरी सेल्स जो लिम्फोसाइट्स की मदद करते हैं इम्यून सिस्टम में, वो फैगोसाइट्स हैं और मैक्रोफेजेस हैं। फैगोसाइट्स और मैक्रोफेजेस, दीज आर एसेसरी सेल्स which help lymphocytes in their functions। तो ये था cells and organs and cells of adaptive immune system। ठीक है, तो ये पूरा आज का जो लेक्चर था 2 पार्ट में, ये एक तरह से अभी पूरी इम्यून सिस्टम की भूमिका है। और इन दोनों इम्यून सिस्टम को डिटेल में, खासतौर से अडेप्टिव इम्यून सिस्टम का पूरा डिटेल हम आगे 3-4 हिस्सों में हम इसकी स्टडी करेंगे धीरे धीरे। तब तक आप इसको ठीक से तैयार कीजिए और हम आपका ऑनलाइन डायरेक्ट क्लास भी लेंगे। तब तक आप इन सब चीज़ों को समझते रहिए, पढ़ते रहिए और जहाँ डाउट हो उसको नोट करके रखिए। और हम आपका क्लास लेंगे या और भी क्लासेस के हम सिस्टम डेवलप करेंगे धीरे धीरे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।